और दोस्तों क्या हालचाल। 2050 का काफी वक्त से डिमांड आ रहा था, बट RTX 2050 आपको क्या लगता है? बहुत लोगों को ये डाउट होता है आज के डेट में यूजफुल रहने वाला भी है कि बस ऐसे ही लैपटॉप के नाम पर निकाल दिया गया। ऐसा नहीं दोस्तों, RTX 2050 बहुत लोगों का डिमांड होता है। इवन मैं भी अपने डे टू डे यूज में जो मैं सबसे स्लिम लैपटॉप यूज करता हूँ RTX 2050 के साथ ही पैक्ड है। कहाँ यूजफुल होता है चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लैपटॉप HP विक्टस में अरेंज किया है, इसके जस्ट पहले मैंने RTX 3050 वाला भी रिव्यू कर रखा था। नो डाउट अगर हमको गेमिंग की तरफ थोड़ा ओरिएंटेशन है और थोड़ा हैवी वर्कलोड करना है तो RTX 3050 काम में आ जाता है। लेकिन अगर बजट में एक लैपटॉप चाहिए जिससे आप अभी डे टू डे अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हो, गेमिंग करना चाहते हो, साथ में साथ अपना मेन पर्पस पढ़ाई एंड ऑल है, उसके लिए ये लैपटॉप कैटेगराइज और जिसका बजट 60,000 के अंदर है। एग्जैक्ट प्राइस के लिए वेट करो, बताऊंगा। एंड ये लैपटॉप भी मैंने संपत्ति कंप्यूटर से अरेंज किया है। प्राइस मेरे को बहुत बेहतरीन देखने को मिला। आप ऑनलाइन भी चेकआउट कर लेना, पहले वहां पे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर उसका आपको दे दूंगा। पहले चेक कर लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। भाई आप i5 1254550H प्रोसेसर के साथ मिलता है। 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। इसमें आपको Gen 4 SSD देखने को मिलता है, लेकिन 512 GB का ही है, लेकिन 1 TB का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सिमिलरली इसमें आपको 8 GB का DDR4 रैम मिलता है। 5 नहीं भाई, पैसे को भी संभाल के रखना ना, बजट बढ़ा देंगे नहीं तो उसमें आपको 3200 मेगाहर्ट्ज का स्पीड मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको हैवी गेमिंग करना है तो 16 GB का आपको रैम लगाना पड़ेगा। गेमिंग सेक्शन में आपको डिफरेंस बताऊंगा कहां ये इंपैक्ट करने वाला है। करेक्ट, ये आ गई स्पेसिफिकेशन की बात। लेकिन स्पेसिफिकेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर ये प्रोडक्टिविटी लैपटॉप है तो MS ऑफिस का आपको इसमें एडवांटेज मिलता है। लाइफ टाइम MS ऑफिस देखने को मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस से जाने के पहले परफॉर्मेंस बेंचमार्क चेक कर लेते हैं। परफॉर्मेंस बेंचमार्क क्या जो i5 12th जनरेशन से मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना तो आपको दे देता है, लेकिन RTX 2050 50 वाट TGP जो इसमें आपको मिलता है उसका जो ब्लेंडर का स्कोर है वैसे भी वो आपको कम ही मिलेगा, बिकॉज RTX 3050 का स्कोर अराउंड 1600-1700 का आता है, तो इसका भी आपको 1000 के अराउंड या 1000 से थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा। ये स्पेशली ब्लेंडर के लिए बना नहीं है दोस्तों, इसका पर्पस आगे बताता हूं। चलो अब थोड़ा गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस गेम स्टार्ट करते ही आपको ओमेन गेमिंग हब दिख जाता है भाई, जिससे आप बूस्ट कर सकते हो। और वैलोरेंट में आप भाई FPS देखो 161 200 अप्रॉक्स इसने निकाल कर दिया वैलोरेंट में आपको FPS। और अब व्हाट इज यूटिलाइजेशन भाई देखो, CPU इंटेंसिव है तो 20-22 तक जा रहा है। अब हम आ जाते हैं RDR2 में, नॉर्मल DLSS ऑफ करके भाई 45+ FPS, रैम यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 7+ GB। टेम्परेचर भाई यहाँ पे CPU का जा रहा है 80+ डिग्री सेल्सियस भाई, क्योंकि 2050 है, पावर पूरा निचोड़ने का कोशिश किया जा रहा है तो भाई होना ही। अब DLSS हमने ऑन कर दिया है। FPS आप देख सकते हैं 10 यहाँ पे बढ़ गया है और 4 GB VRAM पूरा ही यूटिलाइज ऑलमोस्ट हो रहा है। GPU का टेम्परेचर भी और CPU का भी टेम्परेचर एक हायर साइड जा रहा है, जबकि ठंड का माहौल चल रहा है। एंड GPU का TGP काइंड ऑफ फुल यूटिलाइज किया जा रहा है यहाँ पे, दैट्स अ गुड पॉइंट। और CPU भी अपने फुल पोटेंशियल पर यूटिलाइज हो रहा है। अब आ जाते हैं GTA 5। GTA 5 में जो एक्सपेक्टेड था वो परफॉर्मेंस इसने निकाल कर दिया, जो कि 100+ FPS इन एन एवरेज 75 to 80 FPS इसने निकाल कर दिया एरोप्लेन पे बॉम्ब मारते हुए स्टाइल। और अब द GTA 5 एज इट इज, तो ये भाई देखो 85-86 एवरेज FPS दे रहा है, 7 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है एंड CPU का TGP फुल ऑन यूटिलाइज हो रहा है। तो परफॉर्मेंस तो इसने अच्छा निकाला, जो कि i5 का 2050 हम कहेंगे, जो कि वेस्टेड नाउ GTA 5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट गेम पर, जो कि है साइबरपंक। भाई देखो साइबरपंक के लिए गेम ये लैपटॉप नहीं बना, बट स्टिल ये परफॉर्मेंस में 20-22 FPS देखो, हम लोग ये अल्ट्रा सेटिंग्स में खेल रहे हैं। रीट्रेसिंग ऑफ है, शैडोज ऑन है। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं सेटिंग्स को और यहाँ पे आप देखोगे कि स्टिल DLSS ऑन करने के बाद DLSS नॉर्मल DLSS, इसमें DLSS 3 का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखो खेलो या बिल्कुल लो सेटिंग्स में खेलोगे तो 35 से 40 FPS आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपके साथ मैं सेटिंग्स चेंज करके दिखा देता हूँ कस्टम रेजोल्यूशन। और ये लो सेटिंग्स के साथ आप खेल रहे हैं 44-45 इन एवरेज FPS, मतलब चल जाएगा आपको, गेम का स्टोरी में गेम खिला देगा। लेकिन यार परफॉर्मेंस आपको अगर ये साइबरपंक खेलना ही है या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है तो पहले तो 16 GB करवा लेना और कोशिश करो भाई 3050 एटलीस्ट। और फोर्जा होराइजन भाई ये सोचा गेम आपको दिखा दूं, ये एक टफ गेम है, फुल परफॉर्मेंस रीट्रेसिंग एंजॉय करना हो, बट इसमें भी 70+ FPS 2050 दे देता है। मतलब गेमिंग हम कर सकते हैं इन एन एवरेज अपने HP विक्टस में, उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे पॉज करके देख लेना कि क्या सेटिंग्स हमने रखा है और क्या FPS निकल कर आ रहा है। सिनेमैटिक 813 स्कोर देखो तो भाई 8000 के प्लस आता है, जो कि एक अच्छा स्कोर है भाई, ऑलमोस्ट 9K। और अगर आप PC मार्क 10 स्कोर देखोगे तो वो भी भाई 5000+, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अच्छी बात है। और 3D मार्क 10 स्कोर देखोगे तो भाई इट्स काइंड ऑफ ओके। ग्राफिक्स स्कोर आपको सिर्फ 4K के अराउंड मिलता है। और ये है आपका Geekbench CPU स्कोर और Geekbench GPU स्कोर 45,000+। लेकिन रीड राइट स्पीड भाई Gen 4 का आपको यहाँ देखने को मिलता है 5700, बट दैट इज ग्रेट। गेमिंग परफॉर्मेंस देखकर आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि भाई गेम तो खेला जा सकता है। क्यों RTX 3050, क्यों RTX 4050? भाई इसलिए अगर आपने गेमिंग ठीक से देखा होगा तो भाई मैं सारे गेम्स मीडियम सेटिंग्स के साथ खेला था। और अगर डे टू डे मीडियम गेम्स खेलना है ना, मीडियम सेटिंग्स के साथ खेलना है, तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर वार जोन खेलना है तो भाई
कम से कम 16 GB करवा लेना, क्योंकि 8 GB में इसकी हालत टाइट हो गई थी। और साइबरपंक की जहां तक बात है, रीट्रेसिंग तो सोचना भी मत, लेकिन एक बेसिक सेटिंग के साथ इसने साइबरपंक को भी झेल लिया। दैट मींस इतना कैपेबल है अपना 4 GB VRAM। एंड जो दूसरे गेम्स में आपने सेटिंग्स देखा वो भी हमने बेसिक रखा था, इन एवरेज FPS जो है वो मिल गया। लेकिन अगर आपको एक थोड़ा सा हैवी एंड गेमिंग करना हो, हैवी मतलब इससे थोड़ा हैवी, देन आपको 3056 GB VRAM कम से कम चूज करना पड़ेगा। इसके पहले जो मैंने लैपटॉप रिव्यू किया था उस वाले के साथ आपको जाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, क्या इसमें हम 4K एडिटिंग कर पाएंगे? नहीं भाई दोस्तों, क्लीन एंड क्लियर बता देता हूं, 4K एडिटिंग करने को ये तो कह दूंगा कि आप कर सकते हो, लेकिन हैवी 4K एडिटिंग नहीं कर पाओगे। HD एडिटिंग के लिए ASRock 2050 कैपेबल एनफ है। 4K एडिटिंग के लिए आप ट्राई मतलब 1-2 लेयर 3 लेयर तक कर सकते हो, लेकिन ज्यादा लेयरिंग करोगे ना तो वाट लग जाएगी लैपटॉप। एक सिंपल से क्लीन से बात है, आफ्टर इफेक्ट्स झेल नहीं पाएगा। झेलाना चाहोगे तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन आप अपना डे टू डे वर्क इसमें आराम से कर सकते हो। अगर मैं कहीं ट्रैवलिंग पर जाता हूं तो मेरे पास जो लैपटॉप अवेलेबल है RTX 2050 ही वाला है, बिकॉज़ थोड़ा लाइट होता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है। 3050 4050 4060 ये सब थोड़े हैवी हो जाते हैं तो ट्रैवलिंग में दिक्कत करता है। तो प्रोफेशनल पर्पस, स्टूडेंट पर्पस, या आपको प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग इन सब से रिलेटेड डे टू डे वर्क है और थोड़ा बहुत गेमिंग करना है तो एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं दोस्तों। चलो आ जाते हैं इसके पोर्ट्स पर। पोर्ट्स की जहां तक बात है, उसमें पोर्ट्स की कमी नहीं है। यहाँ पर अगर राइट साइड में देखोगे तो आपको एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है Gen 3 वाला, और आपको एक टाइप C 5 Gbps का स्लीप एंड चार्ज वाले ऑप्शन के साथ मिल जाता है। और आपको यहाँ पे HDMI 2.1 का भी पोर्ट मिल जाता है फॉर एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको टाइप A पोर्ट मिल जाता है और एक हेडफोन जैक मिल जाता है। लैपटॉप के बिल्ड को तो मैं बताना ही भूल गया था दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो यार देखो यार, थोड़ा सा लाइट वेट लैपटॉप, बिकॉज़ 15 इंच का लैपटॉप है और 16 इंच का लैपटॉप जो हमने पहले रिव्यू किया था विक्टर्स Ryzen 7 वाला, ये 15 इंच के साथ आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल वेट रेशियो की बात की जाए तो हल्का है, लेकिन जहां तक बॉडी फ्लेक्स की बात की जाए तो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम इसकी कीपैड फ्लेक्स की बात करें तो कीपैड फ्लेक्स ना के बराबर है। लेकिन हिंजेस, जो कि हमेशा से प्रॉब्लम कहा गया है, बट ये 2023 का लॉन्च है तो यहाँ पे हिंजेस को इंप्रूव किया गया है, बट येट स्टिल लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। HP जैसा आपने इसके अपर सेगमेंट में किया है, इसमें भी कर सकते हो। ओवरऑल पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड है, ज्यादा इसमें आपको कहीं भी मेटल का चीज नहीं दिखेगा। चलो अब आ जाते हैं इसके कीबोर्ड एंड माउस लेआउट पर। जहां तक कीबोर्ड की बात है तो भाई आपको सिंगल कलर बैकलाइट से ही काम चलाना पड़ेगा। ओवरऑल पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड है, ज्यादा इसमें आपको कहीं भी मेटल का चीज नहीं दिखेगा। चलो अब आ जाते हैं इसके कीबोर्ड एंड माउस लेआउट पर। जहां तक कीबोर्ड की बात है तो भाई आपको सिंगल कलर बैकलाइट से ही काम चलाना पड़ेगा। भाई 60,000 के अंदर के लैपटॉप में RGB कलर से नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम इसके ट्रैक पैड की बात करें तो थोड़ा जरूरत से ज्यादा क्लिकी है, बट जहां तक प्लेसमेंट की बात है अच्छा है। बहुत लोगों को क्लिकी ट्रैक पैड पसंद आता है। चलो एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं कि 45% NTSC IPS एंटी ग्लेयर फॉर 250 निट्स ब्राइटनेस हमको क्या क्लैरिटी देने वाला है। तो देखो यार, जैसा एक एवरेज लैपटॉप से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो इस क्वालिटी देता है, लेकिन मेन बात होता है कि क्या आपके डिस्प्ले में थोड़ा ग्लेयर या क्वालिटी में ग्लिच है? नहीं, HP अपना भरोसा है आपके साथ जीतता है एंड क्वालिटी अच्छा है। आप डे टू डे वर्क में बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाले। और गेमिंग की जहां तक बात है उसमें आपको आइडिया लग ही गया होगा। जहां तक साउंड क्वालिटी की बात है, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि भाई प्राइस बता ही देता हूं, ये आपको 55-56,000 रुपीज के अंडर और कैशबैक हो सकता है और मिल जाए तो आपको एक अच्छे डील में संपत्ति कंप्यूटर से मिल सकता है। ऑनलाइन का आई डोंट नो, आप ऑनलाइन पे चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। Bang & Olufsen का इसमें आपको स्पीकर सिस्टम मिलता है जिसकी क्वालिटी एवरेज से अच्छी है एंड थोड़ा सा सराउंड साउंड फील होता है और बिल्कुल भी साउंड में आपको ब्रेक एंड ऑल देखने को नहीं मिलता है। जहां तक कैमरा क्वालिटी की बात है तो भाई इसमें आपको 720 पिक्सल का कैमरा मिलता है। कैमरा क्वालिटी ओके है, 720 पिक्सल में एक्सपेक्टेशन कितना ही रहेगा। और माइक क्वालिटी आप जिसे सुन रहे हो ओके ही है, लेकिन हाँ इसमें आपको शटर बटन नहीं मिलता। इस प्राइस रेंज में शटर बटन मुश्किल है, बट यू कैन सी द क्वालिटी डे टू डे वर्क के लिए काफी एवरेज क्वालिटी है। वो कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं मिलेगा जो भाई हायर फ्लैगशिप लैपटॉप में मिलते हैं, बट एक डे टू डे वीडियो कॉल एंड ऑल के लिए ठीक ठाक है। अब बात आ जाती है क्या 55,000 रुपए में ये लैपटॉप मेरे को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तो आपको GF63 भी मिल जाता है और आपको एसर के तरफ से एस्पायर भी मिल जाता है। ये सारे भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यही क्यों लूं मैं? बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये 2023 का नया लॉन्च है HP विक्टर्स का एंड परफॉर्मेंस जहां तक बात है ठीक अच्छा निकाल कर दिया, प्लस थोड़ा सा एलिगेंट एंड डिफरेंट लुक है मार्केट में अगर हम एस्पायर या GF63 से कंपेयर करें। एंड HP का थोड़ा सा भरोसा का भी कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाता है, बिकॉज सर्विस कस्टमर केयर में थोड़ा तो अपरेज है ना इनका। लेकिन इस लैपटॉप को अगर आपको
50-55 हजार रुपए के अराउंड देखने को मिलता है। और जो परफॉर्मेंस इसने मेरे को शोकेस किया और मुझे कहीं कोई थ्रॉटलिंग और प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई, जो मेरे को खराब लगा कि 8 GB का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट शायद कंपनी को देना ही नहीं चाहिए। मतलब 8 GB रैम 16 GB होना ही चाहिए, बिकॉज यार गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी में नहीं खेल पाया। लेकिन साइबर पंक में भी रिट्रेसिंग में इशू आया, FPS में कहीं थोड़ा बहुत लैग देखने को मिला, ओनली बिकॉज ऑफ 8 GB रैम। भाई 8 GB रैम से काम नहीं चलेगा आज के डेट में। अगर आपको गेमिंग करना है तो कम से कम 16 GB रहे। लेकिन अगर आपका डे टू डे वर्क सिर्फ प्रोग्रामिंग, पढ़ाई एंड वर्क रिलेटेड है, प्रोफेशनल वर्क ज्यादा है, थोड़ा बहुत गेमिंग करना है, तो 8 GB रैम भी काफी होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस गाइस। अगर इस लैपटॉप से कोई क्वेरी है या इस बजट सेगमेंट में आपका कोई और माइंड में सेट में कोई लैपटॉप है तो कमेंट में पूछ लेना गाइस। एंड यस, ये जो आज का वीडियो था, इट्स फॉर ऑल बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस डैशबोर्ड। देयर इज नथिंग स्क्रिप्टेड, नथिंग डॉक्यूमेंटेड, जस्ट जो मैंने रिव्यू किया, जो मैंने चेक किया, उसके बेसिस पे आप लोगों के सामने रखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है। टारगेट है 500 लाइक्स, देखते हैं पूरा कर पाते कि नहीं आप लोग। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाए नहीं तो दबा देना।